हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हम हैं आज सीरीज नंबर 6 को लेकर के, और आप लोग अभी कंटिन्यूअसली सीएचएसएल के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, सीएचएसएल 2024 का एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसको लेकर के एक लिटिल बिट एफर्ट मेरा, जो कि इंग्लिश को लेकर के एक स्पेशल है, जितना आपके लिए मदद हो सकता है इंग्लिश में हर एक पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर के, वो मैं आपके लिए कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सीरीज 6 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और हम साथ में इसके लिए आपको देंगे एक पर्टिकुलर टाइमर के साथ में ही हम आज के सेशन को रखेंगे, और टाइमर होगा आपके लिए 10 सेकंड्स के लिए। ओके, नाउ स्टार्ट। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वन वर्ड में आपको इसका जवाब देना है। कहने का मतलब, अ पर्सन हु लीव्स अ शेड्यूल्ड, अ सिक्लूडेड और सोलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस। एक व्यक्ति जो अकेलापन, मतलब अकेले रहता है, बाहर चला जाता है, वो भी धार्मिक कारणों की वजह से घर बार छोड़ देता है, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके, और बाहर की जिंदगी जीने लग जाता है। क्या वो एक्सट्रोवर्ट होता है, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है, मॉन्क होता है, या सोविनिस्ट होता है? तो ध्यान से देखिएगा, वो कौन होता है? वो मॉन्क होता है, वो साधु होता है, वो सन्यासी होता है। एक्सट्रोवर्ट के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि बाहर की सोच रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बाहर वालों के लिए ज्यादा सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉन्क बन गया। एंड हाइपोकॉन्ड्रियक वो व्यक्ति होता है जिसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति हमेशा अपने आप को बीमार ही बताएंगे। आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो बोलेंगे नहीं मैं बीमार हूं, मेरे सिर में दर्द है, मेरे बुखार हो रही है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो जिसको शंका रहती है हमेशा अपने आप को बीमार को लेकर के, वो हमेशा शंका और शकी व्यक्ति कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। सोविनिस्ट कहलाते हैं देश के प्रति अपनी जान लुटा देने वाले, या फिर मैं ये कह सकता हूं देशभक्त भी सोविनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा डी। और अगले क्वेश्चन के लिए टाइम आपको दिया जा रहा है, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए आपको क्या गया है कि फ्रेंडली जो शब्द है उसका आपको एंटोनिम बताना होगा कि करेक्ट एंटोनिम फ्रेंडली के लिए क्या होगा। तो एवरीवन, 4 ऑप्शन है, वेलकमिंग, लविंग, हॉस्टाइल और अफेक्शनेट। तो ध्यान से देखिएगा, हॉस्टाइल आपका आंसर होगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन और एक प्रकार से नापसंदी होना एक दूसरे के मर्द में। देखिए, वेलकमिंग होना, एक प्रकार से किसी का वेलकम करना। लविंग ठीक आप जानते हैं। अफेक्शनेट का मतलब स्नेह प्यार प्रेम होता है आपस में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, टेक योर टाइम राइट नाउ। इंस्ट्रक्शन पढ़िए और इसके बाद में जवाब दीजिए। ये आपका ग्रामेटिकल एरर पर आधारित सवाल है। लेट मी हेल्प यू। वेयर आई रीच द मार्केट प्लेस द कोकोनट्स वॉज ऑलरेडी सोल्ड। आपको यहां पर एरर बताना होगा कि वॉज ऑलरेडी सोल्ड, इज इट राइट और रॉन्ग? तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, ऑलरेडी का यूज कभी भी इस सिचुएशन में नहीं बोल सकते। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आपको रिच दे रखा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कहने का मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। तो मैं ये भी कहूंगा डेफिनेटली इधर भी पास्ट टेंस आना चाहिए। तो एक तो आर और एक हैव यहां से बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि बगल में पास्ट टेंस दे रखा। और कोकोनट्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी चली जाएगी? प्लूरल। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर सोल्ड। तो 3 ऑप्शन तो प्रेजेंट की वजह से भी कट रहे थे और साथ में सिंगुलर प्लूरल की वजह से भी कट ही रहे थे। अगला क्वेश्चन टेक कीजिए एवरीवन और स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित सवाल है, आसान सवाल है, आप बता सकते हैं इसको। द स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, मिंटिंग कहलाता है, बार्टर कहलाता है, या करेंसी कहलाता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स, अगर मैं सिक्कों के अध्ययन की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। और जहां सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, उसको मिंट कहा जाता है। मिंटिंग, मिंट मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं। और बार्टर का मतलब हो जाता है आदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय करना, एक प्रकार से एक्सचेंज कर लेना प्रोडक्ट का। जैसे आपने किसी को कोई वस्तु दी, उसके बदले में आपने पैसे ले लिए, दुकानदार ज्यादातर करते हैं ऐसा, तो वो बार्टर कहलाता है। और करेंसी आप लोग जानते हैं। तो एवरीवन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। इट इज ऑल्सो इजी टू सॉल्व। बिजारे, यू हैव टू मेक अ सिनोनिम फॉर बिजारे। और बिजारे का जो सिनोनिम होता है, ध्यान दीजिएगा, बिजारे का मतलब होता है अजीब और विचित्र, क्योंकि वो बार बार बोल रहा है बिजारे, जारे, मतारे ऐसा बोल करके, और अजीब और विचित्र व्यवहार करता है। इसका मतलब सिनोनिम हो जाएगा ऑड। नॉर्मल, यूजुअल और कस्टमरी जो होता है वो सेम ही वर्ड होते हैं, सामान्य का अर्थ देते हैं। तो एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ।
लेट मी हेल्प यू, कुड यू प्लीज टेल मी विच लैंग्वेज यू आर फ्लुएंट इन। इसका मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको सही ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो लेट मी हेल्प यू एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। You may be fluent in speaking, you speak fluently, you fluently speaking and you have been fluent in speaking। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर fluent एडजेक्टिव और fluently एडवर्ब बना रहे हो, तो हमें ये बताना होगा कि सही फॉर्मेट में क्या होगा। तो एवरीवन देखिएगा यहाँ से, पहली बात तो जो आप यहाँ बोल रहे हो यू आर फ्लुएंट इन, तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप आगे इन प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं लगा सकते और इन बिना एक किसी अदर नाउन के नहीं होगा। पहली बात तो देखिए उसके लिए मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। यू में बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। यू स्पीक फ्लुएंटली ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि मैन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और फ्लुएंटली स्पीकिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी वर्ब कभी आती नहीं है। और हैव बीन फ्लुएंट इन स्पीकिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बोलना आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर भी आपको टेंस एक प्रकार से साधारण टेंस रख सकते हैं आप यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। चलिए एवरीवन अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आपको बताना होगा कि पेशिव का फॉर्मेट क्या होगा, इसमें सही पेशिव फॉर्मेट बताना होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको नीडेड दिया गया है जो कि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट रिप्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस। और आप देख सकते हैं जब भी आप पेशिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज किया करते हैं, मीन पास्ट कंटिन्यूअस में। तो लेट मी हेल्प यू एवरीवन, यहां पर तीन ऑप्शन, अगर इसको देखा जाए तो क्रॉस हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वॉज वर्ब प्लस V3 में बांटा गया। पर आप देखिए कमाल की बात, आपको एक बात बताता हूं, आप देख पा रहे हैं कि सम अर्जेंट हेल्प यहां पर पर्टिकुलर इसका ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सम अर्जेंट हेल्प, सम अर्जेंट हेल्प, लेकिन अर्जेंट हेल्प सम गायब हो गया, इसका मतलब यहां पर सी ऑप्शन भी गायब। सम अर्जेंट हेल्प, सब अर्जेंट हेल्प बिल्कुल ठीक था। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिस मोमेंट और यहाँ पर दैट मोमेंट है, यहाँ पर क्या था दैट मोमेंट, दिस मोमेंट नहीं था। इसका मतलब कह सकता हूँ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिला पेशिव में, पहली बार छठे टेस्ट में जाकर के, और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें थोड़ी ग्रामर को मिक्स किया गया। सोल्व करिए। तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स लाइट आवर होम। भाई जब पावर स्टॉर्म नॉक इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स लाइट आवर होम। पहली बात तो मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर फ्रेजल वर्ब की बात चल रही है तो ध्यान दीजिएगा, नोक अवे और नोक ओवर जैसा कोई फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में नहीं होता, ना नोक अवे होता है ना नोक ओवर होता है। अगर कोई फ्रेजल वर्ब होता है तो वो केवल नॉकआउट होता है, नॉक इन भी नहीं होता। तो नॉकआउट का मतलब हो जाता है बंद हो जाना, चले जाना, खत्म हो जाना एक प्रकार से। तो वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स लाइट, मतलब जब स्टॉर्म नॉकआउट इन द पावर, मतलब जब अड़चन कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है पावर में कि लाइट चली जाती है, तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करते हैं, फिर कैंडल्स हमें जलानी होती है और उसकी मदद से हम लोग उजाला कर पाते हैं। तो नॉकआउट हो सकता है, नॉक अवे नहीं होता, नॉक इन भी नहीं होता, नॉक ओवर भी नहीं होता अगर फ्रेजल वर्ब में देखा जाए, एक ही ऑप्शन होगा। तो एवरीवन यहां से आपको फिर से क्या बताना है, एक सही स्पेलिंग एरर बताना होगा। टेक योर टाइम नाउ और एक स्पेलिंग एरर सही बताइए क्या होना चाहिए इसमें, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑर्डर इन हियर। देखो यहाँ थोड़ा सा इसकी दिक्कत आ रही है और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं हेल्प कर देता हूँ इसको देखने के लिए, ये लो जी, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो देखिए एवरीवन यहाँ से अगर आप इसको और जल्दी समझना, अरे एक मिनट भाई ये फिर दिक्कत कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक तो दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे, ये थोड़ा छोटा हो गया होगा लेकिन दिख तो जाएगा। देखिए while the negotiation process was complex and contentious, तो पहली बात तो CONTENCIOUS contentious की स्पेलिंग नहीं होती, क्योंकि contentious की स्पेलिंग होती CONTEN नहीं, ये भी यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। contentious की स्पेलिंग ये भी नहीं होती, वास्तव में contentious की स्पेलिंग होती CONTENTIOUS contentious। एक सेकेंड, CONTENTIOUS CONTENTIOUS बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग सही लग रही है। इसका मतलब कहीं और दिक्कत है। तो ये देखिए बेनिफिशियल में आप देख सकते हैं BENI दे रखा है, जबकि होना चाहिए था BENEFICIL। ये देखिए ये सही स्पेलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। अब आप देखिएगा एवरीवन यहाँ से आप देखोगे
तो बिल्कुल कंटेंसस ठीक है, और यहाँ पर बेनिफिशियल भी ठीक है, म्यूचुअली भी ठीक है, अल्टीमेटली भी ठीक है, अग्रीमेंट भी ठीक है, बाकी सारा मुझे ठीक जा रहा है। तो डीपो डाउट देख लेता हूँ एक बार, और फिर देखिएगा आप यहाँ से कंटेंसन CONTEN CIOUS TIOUS, जबकि आता TIOUS है, CIOUS नहीं, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एक सेंटेंस में आपको एरर दिया गया है स्पेलिंग मिस्टेक का, सेंटेंस के थ्रू आपको स्पेलिंग मिस्टेक को सही करना होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर थोड़ा पेशेंस से पढ़ा जाएगा तो। लेकिन आपको ये टाइप पता चल गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे से करना ही होगा। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन देखिए और सोल्व कीजिएगा। कहना क्या चाह रहा है, आपको सही पेशिव बताना होगा। आप बहुत इजीली पेशिव बता सकते हैं इसका तो, क्योंकि ये बहुत आसान है। मोती हैज थ्रोन दी बॉल्स, मोती हैज थ्रोन दी बॉल्स, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और पेशिव में ले जाने के लिए आपको हैव भी नहीं कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, आप ना हैड भी, ना वर और ना वर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पेशिव प्रेजेंट टेंस में जाएगा, पास्ट में तो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए एवरीवन और बताइए क्या सही होगा। देखो ये बहुत ज्यादा इजी है वैसे तो, क्योंकि आप सबको ये क्लासरूम के दौरान भी बताया जाता है। राइमा टेक्स हर क्लासेज वेरी अटेंटिवली, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बहुत ही सतर्कता से और सावधानी से अपनी क्लासेज ले रही है। तो यह बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विथ नहीं, इसका अर्थ होता है के अनुसार, ये आपको सावधानी सतर्कता का अर्थ नहीं देता। जबकि बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई आप चीज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब सुनते समय पूरे कान, पूरा अटेंशन आप किसी को देवे। ये हमारे वोकेबलरी बूस्टर में ईडियम्स में आपको बताया गया। बाई लॉसिंग इन ए क्लाउड या फिर बाई ब्लेजिंग अ ट्रेल। ब्लेजिंग अ ट्रेल आप सभी समझते हो, एक रास्ता बना देना, पगडंडी बना देना, पाथ क्रिएट कर देना, वो हो जाता है। और बाई लॉसिंग इन ए क्लाउड, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, नॉट गुड, नॉट कंफर्टेबल सिचुएशन। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी आपको एंटोनिम बताना होगा फ्रूगैलिटी का, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूगैलिटी? लेट मी हेल्प यू, ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड भी बहुत बार हमने बुक में पढ़ा है। फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, ठीक है ना, जो सोच समझ कर खर्च करता है। तो इसी में सिमिलरली आप देखिए, आपसे एंटोनिम पूछना चाह रहा है। तो एक होता है इकोनॉमी, जो कि भी सोच समझ के खर्च करता है। पर्सी मनी का मतलब भी हो जाता है जो सोच समझ के खर्च करता है, मतलब कंजूस एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, या फिर जो इकोनॉमिकल होता है। तो इकोनॉमी, पर्सी मनी, प्रोविडेंस तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ये पावर को बताता है, डिवाइन पावर जो होती है उसको प्रोविडेंस बोलते हैं हम लोग, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। और यहां पर हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट आपका आंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब भी हो जाता है फिजूल खर्च, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो फ्रूगैलिटी एक्स्ट्रा वेगेंस के लिए आएगा। आपका एंटोनिम पार्ट पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम यही होगा। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके लिए एक्लीमेटाइज, जरा जवाब दीजिएगा। एक्लीमेटाइज किसको बता रहा है? ध्यान दीजिएगा। एक्लीमेटाइज का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति का अडेप्टेबल होना। कई सारी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग इंसान को अनुकूल होना पड़ता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनुकूल होना, एडजस्ट कर लेना, और मतलब किसी भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अनुकूल होना। ज्यादातर स्पेशल सिचुएशन के अनुसार होता है। तो देखो डिस्क्रिमिनलाइज आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनलाइज का मतलब होता है विभेद कर देना, अंतर कर देना, अलग अलग कर देना। प्रायोरिटाइज का मतलब हो जाता है किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे देना, और डिसअरेंज का मतलब हो जाता है बिगाड़ देना, अरेंजमेंट खराब कर देना। और प्लेकेट का मतलब होता है शांत कर देना किसी सिचुएशन में किसी को, मतलब प्लेकेट, प्ले में जैसे सबको क्या कर दिया था, प्ले ने सबको शांत कर दिया था। देखो यहां अगर आप गौर से देखते हैं तो आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है अनुकूल होने का, एक्लीमेटाइज का। तो डिस्क्रिमिनाइज तो हो जाता है विभेद कर देना, अंतर कर देना होता है। अब मैं प्रायोरिटाइज तो बोल नहीं सकता कि आप किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, नहीं, आप क्या कर देंगे, यहां से डिसअरेंज कर देना। देखो एक तो एडजस्ट कर लेते हो आप लोग, और एक आप एडजस्ट नहीं करते हो किसी सिचुएशन में, आप अपने आप को ऑर्डर में डाल लेते हो, ठीक है चलो यार मैं एडजस्ट कर लेता हूं, दिक्कत है, लेकिन आप डिसअरेंज हो जाते हो, मतलब आप उसमें एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, डिसअरेंज, आप उस माहौल में ढल नहीं पा रहे हो, अपने आप को नहीं डाल पा रहे हो, तो वो डिसअरेंज हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो आपका आंसर एंटोनिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग राइट नाउ।
देखो वर्ड दिया गया एकोमोडेटिंग और आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम बताना होगा एकोमोडेटिंग का। एकोमोडेशन तो आप जानते हैं ज्यादातर यूज किया जाता है जब किसी को कोई सुविधा दे दी जाती है, उसके लिए हम एकोमोडेटिंग वर्ड का यूज करते हैं। एकोमोडेशन ज्यादातर मतलब सुविधा दे देना, एकोमोडेटिंग और एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देना होगा कि एंटोनिम क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अलग अलग वर्ड यहां पर दिए हुए। ग्रेटिफाइंग होना, तो ग्रेटिफाइंग ज्यादातर यूज किया जाता है जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, मतलब प्लेजर वाली सिचुएशन हो, एक ऐसी सिचुएशन जिससे हमें प्लेजर मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, वो क्या हो जाता है यहां से प्लेजर। डिसऑब्लिजिंग का मतलब हो जाता है जो चीज मानी नहीं जाए, फॉलो नहीं करे, जिसकी अवहेलना कर दी जाती है। जैसे आप देखते हो, ऑब्लिगेट करना मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी है जिसको मुझे करना है, और डिसऑब्लिगेट का मतलब मैं उसको जिम्मेदारी नहीं मान रहा हूं, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एक बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हो, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स किसी को लगाना पड़े, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मतलब बहुत ज्यादा प्रयास जिस कार्य को करने में करना पड़ रहा हो, वो स्ट्रेनुअस कहलाता है। और रिकंसाइलिंग का मतलब हो जाता है एक प्रकार से वापस से फ्रेंडली रिलेशन बना लेना, ठीक है ना। टू मेक फ्रेंडली रिलेशन मतलब दोबारा से, या मैं कह सकता हूं टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन। ये अच्छे वर्ड है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे वर्ड्स का ज्यादातर यूज देख सकते हैं, बहुत बार किया जाता है। रिकंसाइल कर लेना, वापस से समझौता कर लेना, या दोबारा से फ्रेंडली बन जाना। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना। डिसऑब्लिजिंग कर देना मतलब हो जाता है किसी चीज को क्या कर देना, एक प्रकार से त्याग देना, छोड़ देना, अधिकारों से हटा देना, जिम्मेदारी से छोड़ देना, जिम्मेदारी को दूर कर देना। और ये प्लेजर कंडीशन को बताता है। अब ध्यान से देखिएगा, एकोमोडेटिंग अगर मैं लैंग्वेज के आधार पर पढ़ूं तो क्या कहेगा, गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट्स, मतलब मोबिलाइज करना मतलब हो जाता है जोड़ लेना। तो गांधी जी का जो अप्रोच था वाइल इफेक्टिव इन, जो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा, मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग लोगों को एक जगह जोड़ देना, अलग अलग सेगमेंट्स बटे हुए इंडियन सोसाइटी में। वॉच क्रिटिसाइज, उस पर निंदा की गई। देखिए कई बार नहीं पता होता तो लैंग्वेज जरूर पढ़ना चाहिए। वॉच क्रिटिसाइज बाय सम फॉर बीइंग पेशिव, और इसके लिए क्या कर दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया कि पेशिव है, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड ओवरली एकोमोडेटिंग, और इसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, एकोमोडेट किया गया। मतलब एक प्रकार से टास्क तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा इसको हासिल किया जाए या इस पर काम किया जाए, इसको स्वीकार किया जाए। एकोमोडेटिंग का मतलब भी ज्यादातर कहलाता है स्वीकार कर लेना ज्यादातर। अब आप खुद देखिए, ये इसका अंश हो नहीं सकता। फ्रेंडली रिलेशन करूंगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा। आपसे पूछना चाह रहे हैं यहां से एंटोनिम, तो एंटोनिम एक ही वर्ड हो सकता है, इसका क्या होगा, डिसऑब्लिजिंग। इसका मतलब जिसको वापस से छोड़ दिया जाए, त्याग दिया। एकोमोडेटिंग स्वीकार कर लिया जाए, डिसऑब्लिजिंग जिसको त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, डेफिनेटली। स्ट्रेनुअस अलग चीज हो गई। चलिए अगला वर्ड ध्यान से देखिएगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सही यूज बताना है कि इसमें कौन सा सही यूज है। मैं थोड़ा सा आपको साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दे देता हूं इसमें, कि आप इजीली कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए एवरीवन, अब आप सोल्व करिए एक बार। मैं आपको फिर से एक बार 10 सेकंड देना चाहूंगा, क्योंकि उस समय आपको 10 सेकंड मिले नहीं थे। नाउ यू कैन टेक 10 सेकंड्स प्रॉपरली। लेट मी हेल्प यू। देखिए वही सवाल है, एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसमें कुछ शब्दों की गलती दी जाएगी, आपको ये देखना है कि कौन शब्द गलत है। तो ये कहा जा रहा है कि व्हिच इज द, ओह नो, जस्ट अ मिनट एवरीवन। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस है, कौन सही है। तो देखो स्पेलिंग देखोगे तो परसिस्ट की स्पेलिंग देखो, PERSISTED, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर परसिस्टेड ये भी ठीक जा रहा है, पर ये गलत है परसिस्ट। यहां पर परसिस्ट में SIST आता है, SEST नहीं आता। परसिस्टेड PERSISTED ठीक है, ये भी मैं मानता हूं सही है, बाकी स्पेलिंग से कंपेरिजन। चलो एक ऑप्शन में यहां से क्रॉस करता हूं, बाकी देखते हैं। इवेंचुअली EVENTUALLY, तो इवेंचुअली में ए के एल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर बार एडवर्ब में डबल एल का यूज किया जाता है। तो ये भी यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस। फिर देखिए इवेंचुअली ठीक जा रहा है। अब आप यहां देखिए ये ठीक है, फिर इवेंचुअली की मिस्टेक है, LY नहीं डबल LY होना चाहिए था, तो मैं कह सकता हूं ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, डेफिनेटली। चलो एवरीवन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंक्विल, और आपको ट्रैंक्विल में क्या बताना है, सिनोनिम बताना होगा जी। सिनोनिम क्या होगा,
ट्रैंक्विल का सही मायने में। चलिए लेट मी हेल्प यू एवरीवन। ट्रैंक्विल में ध्यान से देखिएगा, शांत होता है इसका मतलब, और आपको बताना है सिनोनिम। तो पीसफुल आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एंग्जियस तो चिंतित होता है, डायलेमा होता है दुविधा परेशानी, और फियर्स का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से डर परेशानी। तो पीसफुल आपका सही आंसर होगा। बहुत ईजी सा वर्ड था। और ये देखिए आपसे क्या पूछना चाह रहा है जी, आपको सही सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक पूछ रहा है कि क्या सही है, कौन सा करेक्ट है ग्रामेटिकली। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, अगर मैं इसको बताऊं आपको कि ग्रामेटिकली क्या गलत है, तो आप देख सकते हैं क्लेवरर ऑलरेडी यहां पर क्या है, सीडी में है, और सीडी से पहले आप मोर का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली आप यहां भी देखेंगे तो आप देखिए यहां पर देन आ रखा है और मोस्ट और देन और दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एचडी को बताता है और वो सीडी को बताता है। ठीक है, ये मैं मानता हूं सही है। पर यहाँ क्लेवरर के साथ में टू का यूज क्यों हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ ये ठीक है, क्लेवरर के साथ में देन का यूज हो रहा है। अब देखते हैं इधर वाली मिस्टेक, यंग यंग यंगर और यंग। तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, यहाँ पर यंगर पायरेट आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यंग पायरेट ही करना है आपको, क्योंकि एक पायरेट है डेफिनेटली, तो आपको यंगर पायरेट नहीं करना। और इसका मतलब है, मुझे एक ही ऑप्शन सही नजर आ रहा है, द यंग पायरेट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, क्योंकि दो सिंगल व्यक्तियों में, केवल दो ही व्यक्तियों में तुलना हो रही है। तो यहाँ कोई उस व्यक्ति में तुलना नहीं हो रही, वहां पर तुलना हो रही है उनके एडजेक्टिव में, मतलब क्लेवर में। जो आप यंगर कर रहे हो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है यंगर करने की। चलो एवरीवन, एक और सवाल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस सवाल में थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि यहां पर क्या हो सकता है, तो मैं आपको फिक्स फ्रेज बताऊंगा जो ही इसमें होता है। कभी भी इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप ये कर रहे हैं कि इन कोर्स बाय टाइम, तो ये गलत है। तो इसके स्थान पर आप हमेशा याद रखिएगा, आपको एक ही वर्ड यूज करना है, ठीक है ना, इन कोर्स ऑफ टाइम। कई बार बाई कोर्स ऑफ टाइम भी लिखा हो जाता है, कई बार इन कोर्स ऑफ टाइम भी लिखा हो जाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते इन कोर्स बाई टाइम, ये हमेशा बोलना गलत होगा। तो आप बोल सकते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम या बाई कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसका अर्थ होता है समय के साथ साथ। इसका अर्थ होता है समय के साथ साथ चलना। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ही वॉज वाइज इनफ टू रियलाइज, वह धीरे धीरे क्या होने लग गया, इतना बुद्धिमान होने लग गया कि वो मिस्टेक्स को, जो भी उसकी पास्ट में गलतियां हुई थी, वो उनको समझने लग गया और उन पर सुधार करने लग गया, समय के साथ साथ। तो इस फ्रेज को याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए एवरीवन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये है, जी हाँ बिल्कुल सॉल्व कीजिए। चलिए लेट मी हेल्प यू। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, तो गीतिका ने बहुत सारा उसकी नई मूवी के बारे में बताया। हाउएवर फिर भी इट केम टू नथिंग इन द थिएटर, इतना प्रचार किया मूवी के बारे में, इतना कुछ बताया, उसके बाद में भी कोई भी थिएटर में नहीं आया। इसका मतलब कोई सफलता नहीं मिली, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। और इसके लिए एक ही वर्ड है, टू एंड इन स्मोक, मतलब जो भी जिंदगी भर कमाया, जो भी मेहनत की, उसको सबको धुएं में उड़ा दिया, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत ही शानदार ईडियम है, ये हमारे बुक में अवेलेबल है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है कि बुरे व्यक्ति को भी उसका परिणाम, उसका फल देना चाहिए। मतलब अगर बुरा व्यक्ति भी है और उसने कभी सही कर्म किए हैं, तो बुरे व्यक्ति को भी सही कर्मों का तो फल उसको मिलना ही चाहिए। तो बुरे व्यक्ति को भी फल तो उसको अच्छा ही मिलना चाहिए अगर उसने किया है तो। डिग द ग्रेव मतलब अपनी कब्र खुद ही खोदना, अपने हाथों अपना ही रिस्क लेना, या अपने हाथों को जला लेना, अपना ही नुकसान कर लेना। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब हो जाता है मुश्किल में पड़ जाता, मुसीबत में पड़ जाना, दिक्कत में पड़ जाना। और डियर ऑल, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही आसान सा PQRS है, मतलब पैराजम्बल। अरे आई हैव नॉट गिवन यू टाइम, नो प्रॉब्लम, अगेन आई गिव यू टाइम, अब फॉरगेट इट।
ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको आसानी से किया जा सकता है। पहली बात तो आप ऑप्शन पर नज़र डालिए, CADE, इसका मतलब आपको किसको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, एक तो बी को नहीं पढ़ना क्योंकि बी से शुरुआत नहीं हो सकती है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ से ही से शुरू हो रहा है और ही एक प्रोनाउन है, जैसा कि सबको भी पता है नाउन से शुरुआत होती है, तो आप ई को क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ऑन से डायरेक्ट शुरू करना चाह रहा है तो देख लेंगे, हो तो सकता है, वैसे इतना श्योर नहीं कहेंगे, लेकिन कभी भी हैव से डायरेक्ट शुरुआत नहीं होगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाता है तो हैव से शुरू कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं। तो अब मेरे पास में ऑप्शंस है और इनका यूज करते हुए हम इनके बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब वैसे भी आप कह सकते हो कि डील के साथ अगर आप विथ लगा रहे हो तो विथ के साथ में कुछ ना कुछ तो जोड़ोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, पर वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से एक तो आप ऑन से शुरू कर रहे हो और कमाल की बात यह भी कि ऑन वाले में भी सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, हिज दे रखा है, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो डेफिनेटली आपका आंसर किससे शुरू होगा, डी से, और डी के लिए एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आई होप आपने बहुत इजीली इसको कर लिया होगा। और अब हम करने जा रहे हैं फाइनली वो पार्ट जो सबका चैलेंजिंग पार्ट होता है, दैट नेम इज क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले आपको इस क्लोज टेस्ट को पूरा का पूरा पढ़ना है जी, एकदम बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ना है, और फिर हम इसमें करेंगे बाकी बातें। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको दूंगा पूरा 1 मिनट का टाइम। यू कैन स्टार्ट नाउ। जल्दी करें, पूरा पढ़े, बढ़िया से पढ़े। ओके, चलिए, आई होप आपने पूरा पढ़ लिया होगा। लेट मी रीड नाउ। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आपने 1 मिनट लिया, मैं भी 1 मिनट ही लूंगा और पूरा पढ़ के बताता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है। Daniel talks to people about the right to life. He says we have the right to live in freedom and in safety, but the people do not, and they say that the war is big deal and it is not up to us nor up to the government. The government knows what to do and only the government can do this is best. And if the government says that there must be war, then it must be so. Daniel does not accept this and asks if there is a better solution, as all wars and with agreements can't we do the agreement without the fighting. Can't the government solve this? Isn't that the reason we have a government in the first place? He decide to people in his government, he decide to write them and let them know what he thinks. He knows one opinion does not matter much, but he also knows that if everyone in his own country and on the other side would do this, theater will there be no more wars. तो ये पूरा एक पूरा क्लोज टेस्ट हो गया। आपको इसमें क्या लिखा हुआ ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें पता चल रही है। वॉर की बात हो रही है, अग्रीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है कि सरकार एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वॉर और अग्रीमेंट की लेकर के बातें चल रही हैं। चले, इससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी अभी आंसर मिलेंगे, तो देख लेते हैं। डेनियल टॉक्स, अब हम इसके लिए देंगे आपको 10-10 सेकंड का टाइम। चलो 15 सेकंड दिया गया जिसे कि आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो एवरीवन 15 सेकंड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, डेनियल टॉक्स टू पीपल अबाउट द राइट टू लाइफ। डेनियल लोगों से बात करता है जिंदगी का सही मायना क्या होता है, अधिकारों के लिए, जिंदगी के अधिकारों के लिए। वह कहता है वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड इन सेफ्टी। हमारा अधिकार है फ्रीडम में रहना और सेफ्टी के साथ रहना। बट द पीपल डू नॉट डेस एंड दे से दैट द वॉर इज बिग डील एंड इट इज नॉर अप टू अस नॉर अप।
वो कहता है कि पीपल इस बात को नहीं मानते या मानते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक चीज देख रहा हूं, हर बार मैंने एक चीज को नोटिस किया है। यहां से आप यहां पर भी अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हो, उसके बाद में आपने यहां से बार बार एक वर्ड का यूज किया, डू नॉट एक्सेप्ट है, या फिर स्वीकार नहीं करना। तो ये एक्सेप्ट करना, अग्रीमेंट्स होना, तो ये चीजें ज्यादातर हमें ये बता रही है कि अनाउंस, कंसेंट और ग्रांट और अग्री। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बार बार इन शब्दों का यूज करना हमें एक ही बात के लिए अलाउ करता है कि अग्री। और ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन भी जा रहा है, यहां आपने पॉजिटिव बात कर दी और अब यहां से आप बट लगा करके डेफिनेटली नेगेटिव बात ही करोगे। तो क्या कहोगे, द पीपल डू नॉट अग्री, ना कि कंसेंट या ग्रांट। आप कहोगे सर कंसेंट का मतलब ही सहमति होता है, लेकिन अग्री ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर अग्री वर्ड का ज्यादातर यूज किया गया है। ग्रांट अलग चीज हो जाती है, लेकिन अनाउंस के लिए घोषणा करना होता है, अनाउंस करना नहीं कहलाएगा। ग्रांट तो किसी बात की परमिशन देना कहते हैं, जैसे किसी बात की परमिशन दे दी कोई कार्य करने की, या परमिशन की बात नहीं हो रही, अग्री करने की बात हो रही। द पीपल डू नॉट अग्री एंड दे से दैट, और वो लोग कहते हैं कि वॉर इज बिग डील, वो युद्ध एक बड़ा डील होता है, बड़ा मामला होता है, एंड इट इज नॉट अप टू अस, और ये हमारे तक सीमित नहीं है, नॉर अप टू गवर्नमेंट, ये सरकार तक भी सीमित नहीं है। आगे बोल रहा है द गवर्नमेंट नो, सरकार जानती है वो टू डू, क्या करना है, ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड, और ये सरकार ही डिसाइड कर सकती है, ठीक है ना। इसके लिए मैं अगले ऑप्शन पे जाना चाहूंगा आपको लेकर के, और आप मुझे इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का भी टाइम दूंगा कि आप इसका जवाब देवें मुझे कि क्या हो सकता है एक बार। चलिए टेक योर 15 सेकंड्स राइट नाउ एवरीवन। चलिए यहां पर एक सही WH वर्ड फॉर्म भरना है, और ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार जानती है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड द गवर्नमेंट कैन डिसाइड, और सरकार ही डिसाइड कर सकती है डैश इज बेस्ट, और क्या बेस्ट है, कहाँ बेस्ट है, कब बेस्ट है, या हाउ बेस्ट है। तो देखिए दिमाग अगर लगाएंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं पीछे क्या करना है और क्या बेस्ट अप्रोच होगी। तो डेफिनेटली आप जब यहाँ व्हाट देख रहे हैं तो आगे भी डेफिनेटली क्या देखेंगे, व्हाट देखेंगे। बैकवर्ड रीडिंग आपको हेल्प कर ही रहा है ना यहाँ से। देखिए एवरीवन अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और आपको ये बताना होगा कि कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको इसके लिए टाइमर दूंगा और आप ये सोल्व कर सकते हैं राइट नाउ। चलिए 15 सेकेंड्स फॉर थर्ड क्वेश्चन। देखिए एवरीवन लेट मी डू नाउ। तो यहां हो गया कि व्हाट इज बेस्ट, ओके, एंड इफ द गवर्नमेंट सेज, और अगर सरकार कहती है देयर मस्ट बी वॉर, कि युद्ध होगा, देन इट मस्ट बी सो, तो युद्ध ही होगा। डेनियल डज नॉट एक्सेप्ट, डेनियल ये बात स्वीकार नहीं करता दिस एंड आस्क इफ देयर इज ए बेटर सोल्यूशन, और ये और पूछता है कि इससे भी बेटर कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या। एज ऑल वॉर्स एंड विथ अग्रीमेंट, कि जो भी युद्ध होना है और साथ में अग्रीमेंट, सबको लेकर के, अगर एज ऑल वॉर सारे युद्ध एंड हो जाए, अगर ऑल वॉर्स एंड, अगर सारा युद्ध खत्म हो जाए विद अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट के साथ में युद्ध खत्म हो जाए, कांट वी डू द अग्रीमेंट, तो हमें अग्रीमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विदाउट द फाइटिंग, बिना किसी फाइटिंग के। फिर आगे बोल रहा है कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस, अगर सरकार ये सोल्व नहीं कर सकती, वो भी कैसे, कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश, तो सरकार कैसे नहीं सोल्व कर सकती, पीसफुली, कंपल्सरीली, डिसरप्टिवली, एक्साइटिंगली। तो मुझे लग रहा है इन चारों वर्ड में अगर यहाँ पर युद्ध की बात चल रही है और बार बार ये अग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शांति करने की बात बोल रहा है, युद्ध को शांत करना बिना लड़े, तो ये भी पीसफुली में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस यहाँ से हमारा लग सकता है इस सवाल पर थोड़ा सा। चलो एवरीवन अगले ऑप्शन के लिए भी मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, यू कैन टेक योर टाइम नाउ। फोर्थ वन, देखो ये बोलना चाह रहा है कांट द गवर्नमेंट सोल्व दिस पीसफुली, क्यों सरकार इसको शांति से नहीं सोल्व कर सकती, इजंट दैट, इसलिए द रीजन वी हैव गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, और यही कारण है कि हम सरकार को हमेशा सबसे पहले तवज्जो देते हैं, भाव देते हैं, भाग देते हैं। ही डिसाइड्स, वह जो सोचता है वह डिसाइड करता है, टू डैश टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, और वो ये कहता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, वह डिसाइड करता है कि लोगों के साथ सरकार को क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, चैट करनी चाहिए, ब्लेबर करने चाहिए, स्पीक करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ब्लेबर का मतलब होता है बकवास करना या नॉनसेंस बातें करना, तो सरकार को बकवास बिल्कुल नहीं, घोषणा करनी चाहिए, चैट करनी चाहिए, स्पीक करना चाहिए, तो डेफिनेटली क्या करना चाहिए, स्पीक करना चाहिए, बात करना चाहिए, बोलना चाहिए।
तो सरकार को लोगों के साथ में बात करना चाहिए, पीपल के साथ में इन गवर्नमेंट। ही डिसाइड्स टू राइट देम, और लिखना चाहिए, लेट देम नो व्हाट ही थिंक्स, और ये भी बताना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। ही नोज, में जानता है, वन ओपिनियन डज नॉट मैटर मच, एक ओपिनियन एक राय से काम नहीं हो सकता। बट ही ऑल्सो नोज दैट इफ एवरी वन इन इज ऑन कंट्री, अगर हर एक व्यक्ति अपने देश में, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वुड डू दिस, अगर ऐसा करता है, देयर विल बी डैश बी नो मोर वॉर्स, देयर विल बी डैश नो मोर वॉर्स। अब देखते हैं क्या होगा। चलिए एवरीवन, इसके लिए आप टाइमर लीजिए 15 सेकंड्स का और बताइए देयर विल बी व्हाट। चलिए लेट मी हेल्प यू। फिर बोला कि एवरीवन इन इज ऑन कंट्री एंड ऑन द अदर साइड वुड डू दिस, अगर हर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, सरकार से बातचीत करे, अपनी राय देवे, बात करे, शांति बनाए रख लें, देर विल बी नो, देर विल बी डेफिनेटली, देर विल बी नो मोर वॉर्स। तो उसको लगता है ऐसा कि अगर ऐसा होगा, मतलब ऐसा करेंगे, तो ऐसा करना मतलब एक प्रकार से ये संभावना के आधार पर कर रहा है कि ऐसी संभावना अगर हो जाए, मान लो सभी अपनी सरकार से बात करें, डाउट करें, तो देर विल बी डैश बी मोर वॉर्स। तो क्या वेबली, देखो ये वेबली नहीं वॉबली होता है, इसमें स्पेलिंग एरर है, WOLLY, और इसका मतलब होता है डावाडाल होना, डावाडोल, या ढुलमुल हो जाना, डावाडोल। एब्सर्डली, बैतु के तरीके से, या डाउटली, डाउटलेसली, मतलब संदेह कम होना, और प्रोबेबली, शायद। तो उसका कहना है कि अगर ऐसा सारे देश करते हैं, आपस में लोगों से बातचीत करें, डिस्कस करें मुद्दे में, तो शायद, प्रोबेबली, शायद, बी नो मोर वॉर्स, कि कोई युद्ध आगे ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो कोई युद्ध नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आज का क्लॉ टेस्ट, और इसी क्लॉ टेस्ट के साथ आज का हमारा छठा जो 10+2 का आज का मॉक है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द मॉक टेस्ट, और इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कल भी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में, नए जोश और नए उत्साह के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।